हेलो एंड वेलकम टू सिनेट्यूब हिंदी। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अक्षय कुमार की न्यू फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं सम्राट पृथ्वीराज की कहानी। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फिर ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि गजनवी के सुल्तान मोहम्मद गौरी का भाई मीर वहां से भाग कर आया है अजमेर में पृथ्वीराज की शरण में अपनी जान बचाते हुए। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वीराज जाते हैं मीर से मिलने के लिए और उससे वादा करते हैं कि वो उसकी जान बचाएंगे और अजमेर में उसे शरण देंगे और उसके भाई यानी सुल्तान मोहम्मद गौरी से उसकी हिफाजत करेंगे। जब ये बात सुल्तान को पता चलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसके भाई को शरण दी है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने एक आदमी के जरिए पृथ्वीराज चौहान के पास अपना पैगाम भिजवाता है। उसका आदमी पृथ्वीराज चौहान के पास आता है और पैगाम कहता है। वो कहता है कि सुल्तान चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उनके भाई को आज़ाद कर दे। अगर पृथ्वीराज चौहान ने उनके भाई को आज़ाद नहीं किया तो सुल्तान पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। जिस पर पृथ्वीराज कहते हैं कि उन्होंने उसके भाई से वादा किया है और वो अपनी जबान से मुकर नहीं सकते और अगर सुल्तान युद्ध चाहते हैं तो हम उससे युद्ध लड़ेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और गजनवी के सुल्तान इन दोनों के बीच में जंग होती है और दोस्तों इस जंग में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और हराने के बाद उन्हें कैद में रख लेते हैं। फिर उन्हें कैद में रखने के बाद पृथ्वीराज चौहान के सभा में जितने भी लोग होते हैं खासकर उनके काका का कहना होता है कि मोहम्मद गौरी को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए। लेकिन पृथ्वीराज उनकी बात नहीं मानते। फिर हम देखते हैं कि सभा में कैदी को बुलाया जाता है यानी मोहम्मद गौरी को बुलाया जाता है। फिर पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, तुम्हारी जान मैं तुम्हें बख्श दे रहा हूँ। जिस पर मोहम्मद गौरी कहते हैं तुम मुझे आज़ाद मत करो, तुम मुझे अभी मौत दे दो। अगर तुमने मुझे अभी नहीं मारा तो मैं आगे जाकर तुमसे बदला लूँगा और तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर पृथ्वीराज हंसते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को आज़ाद कर देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ कन्नौज के राजा जयाचंद्रा को दिल्ली की सिंहासन पर बैठना होता है, लेकिन उन्हें अपने महामंत्री के जरिए पता चलता है कि दिल्ली की कुर्सी अब पृथ्वीराज चौहान को मिल रही है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और दोस्तों संयोगिता इन्हीं की बेटी होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सभा में एक आदमी कन्नौज के राजा का पैगाम लेकर आता है जो पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि उनके राजा चाहते हैं कि पृथ्वीराज उनके सामने झुक जाए और दिल्ली की आधी राज्य उनके नाम कर दे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कन्नौज के राजा उनके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और उन्हें हरा देंगे और पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। जिस पर पृथ्वीराज चौहान की सभा में जितने भी लोग होते हैं और साथ में उनके काका सब बहुत गुस्से में आते हैं और इसके जवाब में पृथ्वीराज चौहान भी यही कहते हैं कि जाकर तुम अपने राजा से कह दो मैं उन्हें कुछ भी नहीं दूंगा और मैं उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। फिर जब जयाचंद्र को पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बात नहीं मानी है तो उन्हें लगता है कि उनकी बेइज्जती हुई है, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को वापस से बेइज्जती करने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखते हैं और साथ में पृथ्वीराज चौहान के जितने भी मित्र और शत्रु होते हैं यानी जितने भी दोस्त और दुश्मन होते हैं सबको उस स्वयंवर में बुलाते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को वहाँ पर नहीं बुलाया जाता है, बल्कि उनकी सोने की मूर्ति बनाकर अपने दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं ताकि वहाँ जितने भी लोग आए उन्हें लगे कि पृथ्वीराज चौहान वहाँ के दरबार है और लोग उनका मजाक उड़ाए और उन पर हंसे। और जब ये बात संयोगिता को पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनाकर दरबारियों के बीच में खड़ा किया गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि पृथ्वीराज चौहान जैसे महान इंसान का पुतला मंदिरों में होना चाहिए और आपने उनका पुतला दरबारों के बीच में खड़ा किया गया है। तो उस पर उसके पिता कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तुम्हारा क्या लगता है, वो मेरा दुश्मन है इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया है। और इस सवाल के जवाब में संयोगिता कहती है कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और मैं उनके बिना रह नहीं सकती, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के साथ ही होगी। ये कहकर संयोगिता वहाँ से चली है, लेकिन ये सुनकर उसके पिता बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि संयोगिता के स्वयंवर वाला दिन आता है और वहाँ पर बहुत सारे राजकुमार आते हैं संयोगिता से शादी करने के लिए। लेकिन भरी सभा में वहाँ पर संयोगिता आ जाती है और अपने पिता और सारे राजकुमारों के सामने कह देती है
कि वो शादी करेगी सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के साथ ही करेगी और किसी के साथ नहीं। फिर हम देखते हैं कि संयोगिता वहां से निकल कर जाती है उस पुतले के पास जहां पृथ्वीराज चौहान का पुतला होता है। फिर वो एक हार पृथ्वीराज चौहान के पुतले में डाल देती है और कहती है कि मैंने अब पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान लिया है। ये देखकर उनके पिता बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अपने आदमियों के साथ घोड़े पर बैठकर वहां पर आ जाते हैं और कन्नौज के राजा और सभी लोगों के सामने संयोगिता को अपनी पत्नी स्वीकार कर लेते हैं और उसे घोड़े पर बिठाकर वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर कन्नौज के राजा जयाचंद्र को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन्हें लगता है कि उनकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है और इस अपमान का बदला लेने के लिए वो और प्लानिंग करते हैं कि कैसे वो पृथ्वीराज चौहान को हराए, उन्हें मारे और अपने इस अपमान का बदला ले। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जयाचंद्र अपने सेनापति को ऑर्डर देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के राज्य में जाकर हमला करने का। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी सेना जाती है गौड़पुर किले में जो पृथ्वीराज चौहान के राज्य में आता है, उस पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान अपनी पत्नी संयोगिता के साथ पूजा करने के लिए जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो वहां पर पृथ्वीराज चौहान नहीं होते, वहां पर उनके काका और बाकी के लोग होते हैं। इसलिए वो उन्हें जब पता चलता है कि गौड़पुर किले पर हमला हुआ है तो वो लोग बिना अपने सम्राट यानी पृथ्वीराज चौहान के बिना ही जाते हैं जंग लड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं कि काका और बाकी के लोग जाते हैं गौड़पुर किले में कन्नौज के राजा की सेना से लड़ने के लिए। और दोस्तों इस जंग में काका की जान चली जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चलती है कि उनके काका की अब मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ठान लेते हैं कन्नौज पर हमला करने का और इस युद्ध को हमेशा के लिए ख़त्म करने का। वहीं दूसरी तरफ कन्नौज के राजा जयाचंद्र अपनी पावर बढ़ाने के लिए एक सौदागर को बुलाते हैं। दोस्तों इस सौदागर से कन्नौज के राजा कहते हैं कि जाओ मोहम्मद गौरी के पास यानी गजनवी के सुल्तान के पास और उससे कहो कि उन्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा, बस बदले में वो उनकी मदद करे और पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर मेरे सामने लेकर आए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सौदागर जाता है सुल्तान मोहम्मद गौरी के पास और कहता है कन्नौज के राजा ने उन्हें भेजा है एक सौदा करने के लिए। सौदा ये है कि वह उन्हें ढेर सारे पैसे देंगे, बस बदले में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उनके हवाले कर दे। फिर मोहम्मद गौरी इस सौदे को कबूल कर लेते हैं क्योंकि वो एक तीर से दो निशाना करना चाहते थे। एक तरफ उन्हें पृथ्वीराज चौहान भी मिल जाता और दूसरी तरफ वो दिल्ली की कुर्सी पर भी बैठ जाते, यानी वो कन्नौज के राजा को धोखा देकर दिल्ली पर कब्जा कर लेते। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुल्तान अपने आदमी के जरिए पैगाम भिजवाते हैं पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर जंग का। फिर हम देखते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी जंग का कबूल कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में यानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान और गजनवी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के बीच में जंग की तैयारी शुरू हो जाती है। और जंग पर जाने से पहले पृथ्वीराज चौहान अपनी पत्नी संयोगिता से कहते हैं कि जब मैं जंग पर जाऊंगा तो दिल्ली की गद्दी तुम्हारी हो जाएगी और सारे निर्णय तुम लोगी। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में वापस से जंग होती है। और दोस्तों ये जंग बहुत ही लंबी चलती है, इसलिए दोनों पक्ष के लोग रात में अपना अपना खेमा बनाकर आराम करते हैं। और तभी इसी दरमियान सुल्तान यानी मोहम्मद गौरी प्लानिंग करते हैं कि रात में ये लोग जाएंगे दूसरे खेमे में यानी पृथ्वीराज चौहान के खेमे में जाएंगे और चोरी छुपे उनके खेमे में आग लगा देंगे। फिर ये लोग वैसा ही करते हैं, रात के अंधेरे में चोरी छुपे ये लोग जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के खेमे में और आग लगा देते हैं और धोखे से पृथ्वीराज चौहान और उनके कुछ आदमियों को ये लोग बंधक बना लेते हैं। और जब ये बात दिल्ली में संयोगिता को पता चलती है कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया है और मोहम्मद गौरी की सेना दिल्ली की तरफ आ रही है उनके महल पर कब्जा करने के लिए, तो संयोगिता अपनी महिलाओं के सम्मान के लिए डिसाइड करती है जौहर का। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि संयोगिता और उस महल के जितने भी महिलाएं होती हैं वो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर कर लेते हैं, यानी वो लोग आग में कूद जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ समय और गुजर जाता है और हमें पता चलता है कि सुल्तान ने पृथ्वीराज चौहान की आग जला दी है, निकाल ली है, यानी पृथ्वीराज चौहान को अब दिखाई नहीं देता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को एक स्टेडियम में खड़ा किया जाता है मुकाबले के लिए और उनके सामने 3 शेर भेजे जाते हैं, यानी पृथ्वीराज चौहान जो अब उन्हें दिखाई नहीं देता फिर भी उनके सामने 3 शेर भेजे जाते हैं लड़ाई करने के लिए। फिर भी पृथ्वीराज चौहान उन शेरों को हरा देते हैं और उन्हें मार देते हैं।
फिर शेरों से लड़ने के बाद जब सुल्तान को पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान इन शेरों को मार चुके हैं तो सुल्तान को गुस्सा आता है। इसलिए सुल्तान पृथ्वीराज चौहान से एक और मुकाबले की गुजारिश करता है। सुल्तान सम्राट पृथ्वीराज चौहान को 7 तीर कमान देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे 7 घुड़सवारों में से एक को भी मार दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा। जिस पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान सुल्तान से कहते हैं कि मुझे 7 तीर कमाने की जरूरत नहीं है और 7 घुड़सवारों को मारने की जरूरत नहीं है, क्यों ना सिर्फ एक तीर कमान और सामने तुम हो और हम दोनों के बीच में मुकाबला हो। यानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को चुनौती देते हैं 1 to 1 फाइट का, जिस पर मोहम्मद गौरी इस चुनौती को कबूल कर लेते हैं क्योंकि उसे लगता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दिखाई नहीं देता तो वो इतनी दूर से क्या ही उन पर हमला करेगा तीर कमान से। फिर हम देखते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में एक आखिरी लड़ाई होती है। भले ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दिखाई ना देता हो फिर भी वो इतने बहादुर होते हैं और इतने अक्लमंद होते हैं, वो अपनी काबिलियत के जरिए मोहम्मद गौरी को तीर से मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी अपने घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और उसकी जान चली जाती है। फिर उनके सुल्तान के मरने के बाद उनके सेनापति और जितने भी सेना वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लोग सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर तीर कमान की बारिश कर देते हैं और हम देखते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जिस्म में बहुत सारे तीर घुस चुकी है और एट दी एंड सम्राट पृथ्वीराज चौहान वहीं पर गिर जाते हैं और शहीद हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और दोस्तों ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी फिल्म की कहानी। आप लोगों को इस फिल्म की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।